Good morning, students. In our social science class, today we will discuss the third chapter of civics, and the title of the chapter is Why do we need a parliament? हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? In this video, we will study about democracy, organs of government, why should people decide, people and their representatives, Indian Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, role of Parliament, and who are the people in Parliament. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है, सरकार के अंग, लोगों को निर्णय क्यों लेना चाहिए, लोग और उनके प्रतिनिधि, भारतीय संसद और उसके दो भाग लोकसभा और राज्यसभा, संसद की भूमिका या संसद के कार्य, जिसमें हम 3 कार्य पढ़ेंगे। टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार का चयन। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म गवर्नमेंट, सरकार को नियंत्रित, निर्देशित और सूचनाएं देना, सूचित करना। एंड लॉ मेकिंग, कानून का निर्माण। और लास्ट में हम देखेंगे हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, संसद में कौन लोग होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ये 6 क्लास में ही आपने पढ़ा है कि लोकतंत्र क्या होता है, किस प्रकार की शासन प्रणाली को हम लोकतंत्र कहते हैं। वी नो दैट आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें पता है कि हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नाउ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? The word democracy has been derived from the two Greek words demos meaning people and kratos meaning power. So democracy refers to power of the people. तो ये डेमोक्रेसी शब्द जो है ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है। पहला शब्द है डेमोस, डेमोस का मीनिंग है लोग, पीपल, एंड क्रेटोस, क्रेटोस का मीन है पावर यानी कि शक्ति। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ पावर ऑफ द पीपल, लोगों की शक्ति। Democracy is a political system in which the government of a country is elected by the people of the country. तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें देश की सरकार का चुनाव देश की जनता करती है। इसीलिए उसको पावर ऑफ द पीपल कहा गया है, लोगों की शक्ति, कि लोगों को इतनी बड़ी शक्ति दी गई है कि वो देश के लिए सरकार का चुनाव कर सकते हैं, शासन का चुनाव कर सकते हैं। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने लिए सरकार का चुनाव करती है उसे हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंग। अब सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। लेजिस्लेटिव, जिसे कहते हैं हम हिंदी में विधायिका, एग्जीक्यूटिव, जिसे कहते हैं कार्यपालिका, एंड जुडिशियरी, जिसे कहते हैं न्यायपालिका। ये तीनों मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तीनों को मिलके हम कहते हैं सरकार। विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। विधायिका उसके नाम से ही पता चल रहा है, जो कि विधान का निर्माण करती है, अ बॉडी विच फॉर्म्स द लॉज फॉर द कंट्री। जो देश के लिए लॉ फॉर्म करती है, कानून बनाती है, उसे हम विधायिका कहते हैं। एग्जीक्यूटिव, जो उन लॉ को एग्जीक्यूट करती है। कार्यपालिका, जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाती है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। एंड जुडिशियरी, न्यायपालिका, जो न्याय का कार्य करती है। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जो न्याय करती है संस्था, उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में मेनली हम लेजिस्लेटिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, विधायिका। विधायिका को हम यहाँ 2 रूपों में देख सकते हैं, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्यों में विधायिकाएँ पाई जाती हैं उन्हें हम विधान परिषद कहते हैं। राज्यों के लिए कानून बनाने का काम विधान परिषद में होता है, और इसीलिए जो विधान परिषद के मेंबर होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में विधायक कहते हैं, उन्हें कहा जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था है पार्लियामेंट या संसद, वो पूरे देश की विधायिका है, और इस चैप्टर में हम उसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उन्हें हम हिंदी में कहते हैं सांसद, और इंग्लिश में कह देते हैं एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वाई शुड पीपल डिसाइड? अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि भारत में प्रजातंत्र रहेगा और लोग अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? लोगों ने निर्णय लेने का जो ये क्षमता रखी है, क्यों रखी? इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल। हम सब जानते हैं कि भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, ब्रिटिश उपनिवेश था, और काफ़ी लंबे संघर्ष और बहुत सारे बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन दिस फ्रीडम स्ट्रगल। और इस स्वतंत्रता के संघर्ष में, इस आंदोलन में विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों के लोग शामिल थे। विभिन्न पृष्ठभूमियाँ मतलब
सब धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब शामिल थे। सभी जातियों के लोग, शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, सभी प्रकार के लोग इस स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल थे। They were inspired by the idea of freedom, equality and participation in decision making. और वो सब लोग इस संघर्ष में क्यों शामिल थे? क्योंकि उनको एक प्रेरणा मिल रही थी कि अगर हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम सबको स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमें भागीदारी मिलेगी, पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो वो स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के विचार से प्रेरित हो रहे थे और उस प्रेरणा से ही वो इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे थे। Under colonial period, people had to accept all the rules of British government. और लोगों को ऐसा इसलिए महसूस हो रहा था कि हमें निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिलनी चाहिए, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि औपनिवेशिक युग के दौरान जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था, उस समय लोगों को अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए सारे कानूनों को, सारे नियमों को मानना पड़ता था, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। दिस कंडीशन लेड टू द इमरजेंस ऑफ डिज़ायर ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो जो वो ब्रिटिश कानून थे, लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनको स्वीकार करना पड़ता था। तभी लोगों के मन में एक विचार आ रहा था, एक इच्छा आ रही थी कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। देश के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनमें जनता का भी कोई रोल होना चाहिए, लोगों से पूछ के निर्णय लिए जाने चाहिए। इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ तो ये निर्णय लिया गया कि हम देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, लोकतांत्रिक देश बनाएंगे। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज क्रिएटेड बाय द डिसीजन ऑफ द पीपल। लोकतांत्रिक सरकार जनता के निर्णय से बनती है। एज वी नो दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री डायरेक्टली रूल द कंट्री। अब हम जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की सरकार, जनता का शासन, लेकिन ये संभव नहीं है कि सारी जनता एक साथ देश पर शासन करे। हम सोच सकते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। क्या 1 अरब 35 करोड़ लोग मिलकर शासन कर सकते हैं? ऐसे में तो कोई शासन चल ही नहीं पाएगा, पूरा अनार्की फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो प्रत्यक्ष रूप से सारी जनता का शासन कर पाना संभव नहीं है। तो क्या तरीका निकाला गया? सो पीपल इनडायरेक्टली रूल द कंट्री थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये निर्णय लिया गया कि लोग अप्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग देश पर शासन करेंगे। इस तरह से वो लोगों का ही शासन माना जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसीलिए भारतीय लोकतंत्र एक प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। टुडे ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वर्तमान समय में विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वो सभी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का पालन करते हैं, इसी सिस्टम को अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं? क्योंकि सभी जनता का शासन कर पाना संभव नहीं है। वो केवल बहुत छोटे समुदाय पर ही लागू हो सकता है कि किसी गांव में या किसी कस्बे में, एक कबीले में 100-150 लोग हैं, वो मिल बैठ के शासन चला ले। लेकिन जहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में बात हो रही है तो वहाँ सबका शासन करना संभव नहीं होता। इसीलिए प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया जाता है। In this system, people elect their representatives and those representatives rule the country on behalf of the people. प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में क्या होता है? लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि उन जनता की तरफ से, लोगों की तरफ से देश का शासन चलाते हैं। हम अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और वो प्रतिनिधि हमारी तरफ से शासन का संचालन करेंगे, इसीलिए इसको प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र माना जाता है। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद, ये भारतीय संसद का फोटो है, इसे आप देख सकते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ 2 हाउसेज, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। भारत में कानूनों का निर्माण करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है, जो सबसे बड़ी संस्था है, वो है भारत की संसद। तो मतलब भारत में पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था या पूरे देश की विधायिका हमारी संसद है। इसके 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम इन्हें डिटेल से समझेंगे, लोकसभा और राज्यसभा को। लोकसभा, लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा कि हमारे संसद के 2 मुख्य सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें लोकसभा है उसे हम लोगों का सदन कहते हैं। इसको लोअर हाउस या निचला सदन भी माना जाता है।
देयर आर 545 मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा में कुल 545 मेंबर होते हैं, जिसको हम 543 प्लस 2 करके यहाँ दिखाया है। ऐसा क्यों? बिकॉज 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर नॉमिनेटेड इन दिस हाउस। इस हाउस के 543 मेंबर तो इलेक्टेड हैं, निर्वाचित हैं, और 2 मेंबर ऐसे हैं जिन्हें कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, और ये मेंबर एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय वो समुदाय जो मूल रूप से ब्रिटिशर्स हैं, लेकिन यहीं पर बस गए, वो यहीं के नागरिक बन गए। तो उस समुदाय के 2 प्रतिनिधि संसद में चुने जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, और 543 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। These members are directly elected by the people. इन्हें प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिवन द पीपल दिस राइट। और लोगों को, लोकसभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा मिलता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये आप 6 क्लास में ही पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक, जो चीज़ सबके लिए है। एडल्ट वयस्क, जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है। एंड फ्रेंचाइजी मताधिकार, वोट डालने का अधिकार। तो देश के वो सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, उन्हें मतदान का अधिकार है, और वो मतदान करके लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। द टर्म ऑफ दिस हाउस इज़ 5 ईयर्स। ये सदन 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। लोकसभा का जो गठन हुआ है वो 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष बाद दोबारा से चुनाव किया जाता है। दिस हाउस इज प्रेसाइडेड बाय द स्पीकर हु इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स। लोकसभा का अध्यक्ष, उसे लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है, और स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने ही निर्वाचित सदस्यों में से करते हैं। मतलब जो ये 543 मेंबर्स चुने गए हैं, इन्हीं में से कुछ लोग चुनाव के लिए खड़े होते हैं स्पीकर के पद के लिए, और ये 543 लोग वोट डालकर उनमें से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष चुन लेते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के चुनाव के लिए देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। विभिन्न कितने, जितने की सीट है, 543 सीट है, तो उतनी ही निर्वाचन क्षेत्रों में देश को बांट दिया जाता है। एंड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड हु इज नोन एज एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसे हम सांसद या संसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। मतलब पूरे देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। 543 टुकड़ों में बांट दिया गया। हर टुकड़े से सब पार्टियां अपने अपने प्रतिनिधि खड़े करती हैं। फिर वहाँ की जनता मतदान करती है, और मतदान पर जिस पार्टी के सदस्य को बहुमत मिल गया, अधिक वोट प्राप्त हुए, वो उस एरिया का सांसद या एमपी कहलाता है। राज्यसभा, दिस हाउस इज़ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है यह राज्यों की सभा है। इसे हम अपर हाउस या उच्च सदन भी कहते हैं। देयर आर 245 मेंबर्स इन दिस हाउस। इस सदन में 245 सदस्य होते हैं। इनको भी हम 233 प्लस 12 करके समझ सकते हैं, क्योंकि इनमें 233 मेंबर तो निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं, और 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं। 12 members are nominated by the president. These 12 members are the players, artists, writers, scientists of high repute. ये 12 मेंबर जो राष्ट्रपति चुनते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो जाने माने खिलाड़ी या कलाकार या लेखक या वैज्ञानिक, मतलब अपने क्षेत्र की जानी मानी प्रतिभा के लोग होते हैं। उन्हें इसलिए राज्यसभा में रखा जाता है कि वो देश की सांस्कृतिक विशेषताओं की या कला और संस्कृति के क्षेत्र में सरकार को मार्गदर्शन दे सके। मेंबर्स ऑफ दिस हाउस आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ वेरियस स्टेट्स। अब जैसे हमने देखा था, लोकसभा के मेंबर जनता चुनती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके, लेकिन राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते। ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? कि जनता एमएलए चुनती है, और एमएलए वोट डालकर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एमएलएज द्वारा किया जाता है, विभिन्न राज्यों के विधायकों द्वारा किया जाता है। दिस हाउस इज चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट, देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। जैसे लोकसभा के लिए हमने देखा था कि लोकसभा के लिए स्पीकर पद पर चुनाव किया जाता है,
लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा में कोई चुनाव नहीं होता। जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का सभापति होता है। एंड द टर्म ऑफ दिस हाउस इज 6 ईयर, और इस सदन की अवधि 6 वर्ष होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ मूलभूत अंतर हैं। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है, राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष है। लोकसभा में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधायक करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष देश का उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव संसद सदस्य मिलकर करते हैं, जबकि राज्यसभा के सभापति का कोई चुनाव नहीं होता। देश का उपराष्ट्रपति स्वयं ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 होती है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 होती है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ द पार्लियामेंट, कि संसद की भूमिका क्या है, संसद ऐसे क्या कार्य करती है जो यह इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस, एंड द फर्स्ट इज टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड लॉ मेकिंग। संसद के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं। पहला कार्य है राष्ट्रीय सरकार का चयन करना, दूसरा सरकार को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करना, और तीसरा कानूनों का निर्माण करना। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार का चयन करना। After Lok Sabha election, a list of elected members is prepared, and in this list, party of each member is also shown. To have a majority, any party should have at least 270 members or more. तो लोकसभा का जब चुनाव होता है तो जो चुने गए सदस्य हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। जो 543 मेंबर चुनकर आए हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उसमें नॉमिनेटेड 2 मेंबर्स भी हैं, और उसके बाद हर मेंबर की पार्टी का नाम भी उसमें पता चल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि किस पार्टी के, किस राजनीतिक दल के कितने सदस्य हैं। जैसे अभी मुख्य राजनीतिक दल हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इस लिस्ट से हर पार्टी के मेंबर्स काउंट करके निकाले जाते हैं कि किस पार्टी के कितने एमपी चुने गए हैं। और मेजॉरिटी के लिए, यानी कि बहुमत प्राप्त करने के लिए, किसी भी दल के कम से कम 272 या उससे अधिक सदस्य होने चाहिए। आधे से अधिक मेंबर जिस पार्टी के पास होंगे उसको मेजॉरिटी वाली पार्टी माना जाता है, और उसी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। ऑल अदर पार्टीज आर अपोजिशन पार्टीज, बाकी सारी पार्टी जो हैं वो विपक्षी दल या विरोधी दल कहलाती हैं। जिस पार्टी के 272 या ज़्यादा सदस्य होंगे उस पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया जाएगा, वो सत्ता पक्ष बन जाती है, और बाकी सारे दल जो सरकार नहीं बना पाते वो विपक्षी दल कहलाते हैं। द लार्जेस्ट पार्टी अमंग द अपोजिशन पार्टीज इज कॉल्ड द मेन अपोजिशन पार्टी, और जो विपक्षी दल है, विरोधी दल है, उनमें जो सबसे बड़ी पार्टी है वो मुख्य विपक्षी दल कहलाती है। कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार, ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। When one party doesn't have majority, 2 or more parties join hands to form the government, and this type of government is called coalition government. जब हमने देखा कि जिस पार्टी के 272 या अधिक सदस्य होंगे वो सरकार बनाएगी, लेकिन हम जानते हैं कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब यहाँ पर एक से अधिक, 2 से अधिक बहुत सारे दल होते हैं। बहुदल व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, जहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। तो ऐसे में ये संभव है कि किसी एक राजनीतिक दल को 272 सीट ना मिल सके, किसी को 100, किसी को 150, किसी को 200, लेकिन किसी एक अकेली पार्टी को 272 सीट नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक, 1, 2, 3, 4 कितनी भी हो, वो सारी पार्टी आपस में मिल जाती हैं और मिलकर वो 272 या उससे अधिक का आंकड़ा बना लेती हैं। 272 से ज़्यादा मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो सरकार बनाती हैं। इस तरह की सरकार को हम गठबंधन सरकार कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारे राजनीतिक दल आपस में बंध गए हैं, उन्होंने गठबंधन कर लिया। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, संसद का दूसरा काम है सरकार को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करना। पार्लियामेंट कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट इन वेरियस वेज, और ये काम वो बहुत तरीक़ों से करती है। फर्स्ट इज इन क्वेश्चन आर एमपीज रेज द क्वेश्चन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जब संसद का सदन चलता है, आप लोग न्यूज़ में सुना करो, संसद का सत्र चल रहा है, कई बार ऐसा आएगा न्यूज़ में कि संसद का सत्र प्रारंभ हो गया है,
शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो गया है, ग्रीष्मकालीन सत्र प्रारंभ हो गया है। तो जब संसद का सेशन चलता है, सत्र चलता है, मतलब सारे सांसद संसद में इकट्ठे होते हैं डिस्कशन के लिए, तो वहाँ पर एक टाइम होता है, एक फ़िक्स टाइम होता है जिसे हम प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर कहते हैं। इस प्रश्नकाल में कोई भी सांसद सरकार से कुछ प्रश्न पूछ सकता है, सरकार के कार्यकलाप के बारे में, सरकार की फंक्शनिंग के बारे में वो क्वेश्चन उठा सकता है। और जब सरकार को वहाँ पर उस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है, सरकार की जवाबदेही बनती है। द गवर्नमेंट गेट वैल्यूबल फीडबैक फ्रॉम द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एमपीज़। और जब ये एमपी ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे सरकार को पता चलता रहता है कि उनकी नीतियाँ सही हैं या गलत है। कुछ भी गलत नीति होने पर ये एमपी वहाँ पर क्वेश्चन उठा सकते हैं, सरकार को टोक सकते हैं। The opposition parties highlight the drawbacks of government policies and programs. जो विपक्षी दल के लोग हैं वो सरकार की नीतियों पर, सरकार की योजनाओं पर अपनी टिप्पणी करते रहते हैं। वो उनके कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को हाईलाइट करते रहते हैं और इस प्रकार सरकार को एक दिशा निर्देश मिलता रहता है। अब उसका थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लॉ मेकिंग, कानूनों का निर्माण करना। क्योंकि हमने देखा शुरू में ही कि संसद जो है वो देश की सबसे बड़ी विधायिका है, कानून का निर्माण करने वाली संस्था है। तो लॉ मेकिंग गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग। अ बिल इज इनिशिएटेड इन लोकसभा और राज्यसभा टू मेक द लॉ। Then debate is held in that house about that bill and after debate voting is done on that bill. लॉ मेकिंग कैसे होती है? अब कानून का निर्माण कैसे होता है संसद में? सबसे पहले वो प्रस्तावित कानून लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब कोई नया कानून बनना है तो जब तक वो नहीं बनता तब तक वो बिल कहलाता है, विधेयक। उसे हम विधेयक या बिल कहते हैं, या वो एक प्रस्तावित कानून है। उसको लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। फिर उस विधेयक के ऊपर, उस बिल के ऊपर वहाँ बहस होती है, डिबेट होती है। सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करती है कि वो ये कानून बना रही है, इस कानून के क्या मेन पॉइंट है, उनमें क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर सभी सांसद अपना अपना विचार रखते हैं और एक लंबा चौड़ा विचार विमर्श चलता है। उस विचार विमर्श के बाद उसके ऊपर वहाँ पर वोटिंग करी जाती है कि कितने लोग इसके फेवर में हैं, कितने इसके अगेंस्ट है। उसके बाद after getting passed from the one house that will move to another house to get passed by the same procedure. जब एक सदन से वो बिल पास हो जाता है, जैसे अगर वो बिल लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, लोकसभा में बहस हुई, वहाँ उसके ऊपर वोटिंग हुई, वोटिंग में वो पास हो गया, तब वो दूसरे सदन में जाता है। मतलब लोकसभा में है तो फिर लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, और अगर पहले वो राज्यसभा में रखा गया था तो फिर वहाँ से वो लोकसभा में जाता है। वहाँ भी ये सारा प्रोसीजर होता है, यही सब फिर से होता है, उसके ऊपर डिबेट होती है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है। एट लास्ट द बिल रिचेस टू द प्रेसिडेंट टू साइन एंड अप्रूव फाइनली। जब दूसरे सदन में भी वो पास हो जाता है, वहाँ भी लोग उसको पारित कर देते हैं, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति का साइन हो जाने के बाद वो पूरी तरह से पास मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है। आफ्टर दैट द बिल कन्वर्टेड इनटू अ लॉ। और उसके बाद वो बिल जो है वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अभी तक तो वो एक विधेयक है, लेकिन इस सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो कानून का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार संसद कानूनों का निर्माण करती है। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट? संसद में कौन लोग होते हैं? इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देयर शुड बी द मेंबर ऑफ ईच बैकग्राउंड एंड ईच कम्युनिटी। अब हमने देखा कि भारत और दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश आज प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र हैं, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो कायदे से नियमानुसार ऐसा होना चाहिए कि समाज की हर पृष्ठभूमि के प्रतिनिधि वहां पहुंचने चाहिए। समाज की हर पृष्ठभूमि मतलब सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, अमीर गरीब, महिला पुरुष, सभी के प्रतिनिधि वहां होने चाहिए। बट जनरली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफ्लेक्ट द सोसाइटी परफेक्टली इन इलेक्शन। लेकिन वास्तव में जब चुनाव होता है तो सामान्य तौर पर वो चुनाव का जो परिणाम है वो समाज को सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करता। समाज के हर समुदाय के प्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँच पाते, क्योंकि जो समुदाय बहुत पिछड़े हुए हैं उनके लोगों को इतना मौका नहीं मिल पाएगा कि वो चुनाव में खड़े हो सकें और अपना प्रचार प्रसार कर सकें, इसलिए उनके प्रतिनिधि संसद तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया? सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। तो इसीलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुछ सीट आरक्षित कर दी गई। मतलब संसद में कुछ सीट ऐसी बना दी गई, कुछ क्षेत्र ऐसे थे
जिनको रिज़र्व कर दिया गया कि उन सीट पर केवल एससी कैंडिडेट ही खड़ा होगा और कुछ सीट पर केवल एसटी कैंडिडेट ही खड़ा होगा। तो अब किसी एक क्षेत्र का निश्चित हो गया कि इस क्षेत्र में एससी कैंडिडेट खड़ा होगा, तो वहाँ सारे राजनीतिक दल एससी कैंडिडेट को ही खड़ा करेंगे और वहाँ कोई सा भी राजनीतिक दल जीते, लेकिन जो कैंडिडेट चुना जाएगा वो एससी कम्युनिटी का होगा। इसी तरह एसटी कम्युनिटी के साथ भी है। तो ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि एससी और एसटी जिन कम्युनिटी थोड़ी पिछड़ गई हैं, उनको भी मौका मिल सके और उनकी प्रतिनिधि भी संसद तक पहुँच सके। The women representatives are still less in number than their ratio in population. अभी भी हम देखते हैं कि हमारे देश में संसद में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। अगर देश की टोटल जनसंख्या में देखें तो महिलाओं का रेशो हाफ के लगभग है, लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, लेकिन संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत ही कम है, लगभग 11% महिला प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ भी अभी हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। इसीलिए प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की ये समस्या रहती है कि वो समाज के सभी वर्गों को सही तरह से प्रतिनिधित्व नहीं दे पाता, उसके लिए प्रयास जारी रहने चाहिए। तो इस लेसन में हमें इतना ही समझना था भारतीय संसद के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को समझ गए होंगे। थैंक यू।